जादुई लकीरें। नीलम ऑफिस से निकलकर सीधे विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच गई। अरुण एक बेंच पर बैठकर उसी की राह देख रहा था। उसको देखते ही मैं कब से तुम्हारे इंतजार में यहाँ घड़ियाँ गिन रहा हूँ। इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया मुझे? बात ही ऐसी है, तुम्हें पता है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। क्या? हम तो सोच सोच कर पागल हुए जा रहे थे कि हमारी किस्मत कहाँ खो गई है। ये देखो, 1.5 लाख सैलरी ऑफर की है उन्होंने। ऑफिस कहाँ है? तुम्हारे ऑफिस के बगल वाली बिल्डिंग में ही है। कितना मजा आएगा ना, हम साथ साथ निकला करेंगे। अचानक नीलम की नजर बेंच पर बैठे एक फकीर पर पड़ी, जो लोगों की हथेलियों को अपने हाथों में लेकर उन्हें कुछ बता रहा था। अरुण, मैं अभी आई, प्लीज मुझे 5 मिनट दे दो। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तब तक नीलम उसकी नजरों से ओझल हो गई। वो वहीं बैठकर अपना मोबाइल देखने लगा। वो उस फकीर के पास खड़ी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। क्या पूछना है तुमको? बाबा, पिछली बार आपने मेरे हाथ की लकीरों को देखकर जो कुछ भी बताया था सब सच हो गया। मेरे बाबूजी का ट्रांसफर अब यही हो गया है और आज तो मेरे दोस्त अरुण की नौकरी भी लग गई। आप कुछ और बताइए ना बाबा। ये कहते कहते उसने बाबा के सामने अपना हाथ फैला दिया। तुम्हारा नाम, जन्म तिथि, जन्म का वक्त और शहर का नाम बताओ। नीलम ने बाबा को फटाफट सब कुछ बताया। तुम्हारे हाथों की लकीरें बता रही है कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे हाथों की लकीरें कह रही हैं। अब जाओ और मुझसे कुछ मत पूछो। नीलम भारी कदमों से अरुण के पास गई। अरे क्या हुआ, कहाँ चली गई थी तुम? कोई परेशानी है क्या? मैं ठीक हूँ, चलो घर चलें, माँ इंतजार कर रही होगी। घर पहुँचते ही बाहर भीड़ देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। जैसे तैसे वह अंदर पहुँची तो बाबूजी का पार्थिव शरीर देखकर तड़प उठी। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बाबूजी अंतिम सांस तक तुम्हारा ही नाम रटते रहे। नीलम माँ से लिपटकर सिसक पड़ी। अनहोनी तो हो गई माँ, उस फकीर की सारी बातें सच निकली। बाबूजी के क्रियाक्रम के बाद एक दिन वो अकेली ही विक्टोरिया पहुँच गई और फकीर बाबा को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नजर नहीं आए। चलते चलते नीलम अचानक एक महिला से टकरा गई। उसके हाथ का सामान नीचे गिर गया। सॉरी आंटी, मैंने नहीं देखा। कोई बात नहीं, मैं मिसेज लाल हूँ। तुम किसी को ढूंढ रही थी क्या? आंटी, यहाँ अक्सर एक फकीर बैठा करते हैं जो लोगों की हाथों की लकीरें पढ़कर उन्हें भविष्य बताते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम पढ़ी लिखी लगती हो और उन फकीर बाबाओं की बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो? महिला बड़े ही हाई क्लास सोसाइटी की लग रही थी। आंटी, इन्होंने मुझे जो कुछ भी बताया सब सच निकला, इसीलिए मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। पास में ही मेरी कोठी है, फिर तो एक दिन मैं भी अपने बेटे की हाथों की लकीरें उनसे जरूर पढ़वाऊंगी। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। तभी अरुण का फोन आ गया। हेलो नीलम, कहाँ हो तुम? मैं यही विक्टोरिया पर ही हूँ। तुम वहीं रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। नीलम वहीं बैठकर अरुण की प्रतीक्षा करने लगी। नीलम, मैं तुम्हारे ऑफिस भी गया था, पर तुम निकल चुकी थी। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरुण, अभी तो बाबूजी को गए 6 महीने भी नहीं हुए, माँ से कैसे कहूँगी? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं माँ को लेकर रविवार को आ जाऊंगा। ठीक है। लेकिन उसके जीवन में वो रविवार ग्रहण बनकर आ गया था। अरुण अपनी माँ के साथ अपनी कार से उनके घर आने के लिए निकला। मोड़ पर एक तेज ट्रक की चपेट में आकर माँ बेटे दोनों खत्म हो गए। जिंदगी कैसे कैसे इम्तिहान लेने लगी। इस घटना को 1 साल हो गया। उसने हंसना बोलना भी छोड़ दिया था। नीलम ऑफिस से आकर रोज विक्टोरिया का एक चक्कर लगा लेती। बाबा तो नहीं मिलते, पर मिसेज लाल अक्सर उसे मिल जाती और खूब सारी बातें करती। एक दिन जब वो आई तो उसने देखा कि बाबा वहीं बैठे थे। नीलम भागती हुई उनके पास आ गई। बाबा, मैं आपको कई दिनों से ढूंढ रही हूँ। आपने इस बार जो भी बताया सब सच निकला। मिसेज लाल उनके पीछे ही खड़ी हो गई। मैं थोड़ी कुछ कहता हूँ, वो तो सितारों की गणना बताती है। और कुछ पूछना है? नहीं बाबा, कुछ नहीं पूछना है। मिसेज लाल को हाथ हिलाते हुए वो चली गई। मिसेज लाल ने अपने बेटे रोहित के बारे में पूछा, पर उन्होंने जो कुछ बताया उससे वो बहुत चिंतित हो गईं। एक दिन अचानक बैंक से आते हुए नीलम पर उसकी निगाह पड़ी। अरे नीलम, तुम तो कभी मिलती ही नहीं, बहुत व्यस्त हो आजकल। हाँ आंटी,
बाबूजी के जाने के बाद बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। माँ अक्सर बीमार रहती है। ओह, उनके दिमाग में एक योजना तैयार हो गई। नीलम, आज समय हो तो घर चलो। चलिए आंटी, अब तो समय ही समय है। नीलम उनके साथ ही उनके घर आ गई। तभी उसकी नाक में जबरदस्त खुशबू का झोंका टकराया। मिसेज लाल का बेटा रोहित हड़बड़ी में कहीं निकल रहा था। उसकी तरफ नजर पड़ते ही रुक गया। हेलो। हेलो नीलम, ये मेरा बेटा रोहित है और रोहित ये मेरी छोटी सी दोस्त नीलम है। मम्मी, ये आपकी किसी फ्रेंड की बेटी है क्या? पहले तो आपने कभी जिक्र ही नहीं किया। देखिए, मेरा नाम नीलम है और हमारी माँ बहुत साधारण महिला है। मेरे बारे में ये आपका अनुमान गलत है कि मैं आंटी की फ्रेंड की बेटी हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। रोहित अपने कमरे में चला गया। आंटी, अब मैं चलती हूँ। अरे अभी तो आई हो। एक्चुअली रोहित बैंगलोर से 3-4 दिन पहले ही आया था, परसों चला जाएगा। नीलम थोड़ी देर के बाद चली गई। रोहित की आंखों में उसका मासूम चेहरा बस गया। वो अपनी माँ के पास आकर बोलता है, माँ, वो जो लड़की आई थी चली गई क्या? बस अभी गई है। रोहित ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और निकल गया। वो थोड़ी ही दूर गया था कि नीलम उसे दिख गई। उसने गाड़ी उसके पास ले जाकर खड़ी कर दी। नीलम जी, आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। प्लीज मना मत करिए, आइए। नीलम आकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। आप कहीं जॉब करती हैं? जी हाँ। नीलम जी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। मेरी मम्मी ने मेरी शादी निधि से तय कर रखी है, पर मुझे उस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, जिन्हें सिर्फ शॉपिंग और मौज मस्ती का ही शौक हो। मुझे आप ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मुझे आप जैसी ही सिंपल लड़की चाहिए। लेकिन आपकी मम्मी? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मेरी बात को वो कभी नहीं टालेंगी। यही रोक दीजिए, मैं चली जाऊंगी। आपने कुछ जवाब नहीं दिया। देखिए, आप तो मुझे जानते भी नहीं। इतना बड़ा फैसला आपने किस आधार पर ले लिया? देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हो। मेरी मम्मी अगर आपको घर लेकर आई है तो जरूर आप में कुछ ऐसा है, वरना मम्मी सबको अपने घर नहीं ले आती। ठीक है, अगर आपकी मम्मी राजी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। रोहित घर आया। मम्मी, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। मैं जानती थी तुम्हें ये लड़की जरूर पसंद आएगी। पर माँ, आपकी पसंद की हुई निधि। अरे, तुमने उसको पसंद किया तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। आनन फानन में सादे ढंग से शादी हो गई। शादी के दूसरे दिन दोनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे, तभी रोहित, कहाँ की तैयारी है? माँ, हम गोवा जा रहे हैं। शादी तो आपने बिल्कुल सादे ढंग से करवा दी थी, इसीलिए सोचा नीलम को थोड़ा घुमा दूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नीलम के लिए हमारा घर ही स्वर्ग जैसा है। अपने घर में तो उसने इतना कुछ देखा भी नहीं होगा। नीलम की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो चली गई। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उस बेचारी का दिल टूट गया। देखो रोहित, मुझसे बहस मत करो और तुम भी इसको ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। तुम्हें याद है उस दिन फकीर बाबा ने कहा था कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी वो मर जाएगी। जब ये मर जाएगी तब मैं निधि से बड़े धूमधाम से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तभी नीलम किसी काम से बाहर आई। उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह मिसेज लाल की बातें पड़ी। मम्मी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं नीलम से प्यार करता हूँ और मैं इन फकीरों की बातें बिल्कुल भी नहीं मानता। तुम मत मानो, वो तो मानती है। मुझे तो उसी ने उस फकीर के बारे में बताया था, तभी मैं तुमको उसके पास लेकर गई थी। रोहित वहाँ से अपने कमरे में गया और जब वापस आया तो नीलम का भी सामान साथ था। अब कहाँ जा रहे हो तुम लोग? माँ, आप अपनी इस हवेली में आराम से रहिए। मैं नीलम के साथ बेंगलोर जा रहा हूँ। मुझे आपके फकीरों की बताई हुई हाथों की लकीरों पर कोई भरोसा नहीं है। मेरे लिए मेरे और नीलम के हाथ की लकीरें मिलकर ही जादुई बन जाएंगी। मिसेस लाल का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। हाथ मलकर रह गई। बार बार सोचती रही कि निधि के पापा की सारी दौलत हाथ से निकल गई।